अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सीटेट दिसंबर 2024 में जो आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हीं से रिलेटेड ये सारे तैयारी आप लोगों के लिए करवाई जा रही है। तो देखिए, ये है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। आप लोगों से बोली भी थी, बताई भी थी पहले कि आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं वो ज़रूर लेकर के आऊँगी और आप लोगों को पढ़ाने से एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आप लोग भी एनालाइज कर लीजिएगा और समझ जाएगा कि इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे और पूछे भी जाते हैं इसी तरह से। तो आप लोग देखिए, ये सितंबर 2014 का ये पूछा गया है सारे क्वेश्चन। और आप लोगों को उर्दू पैडागोजी और पैराग्राफ दोनों साथ साथ चलेंगे लेकर के, ताकि पैडागोजी और पैराग्राफ दोनों आप लोग समझिए। पैडागोजी तो आप लोग पैराग्राफ में 15 में 15 आप लोग सोचिएगा लाने का, ताकि आप लोगों का नंबर अच्छे से अच्छे हासिल हो पाए। और जितने भी पैडागोजी हैं उर्दू, उसमें ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि 15 में पूछा जाता है पैडागोजी और 15 पैराग्राफ से। जो लैंग्वेज 1 में लीजिएगा अगर आप लोग, तो आप लोगों से नस्र और नज़्म दोनों मिलाकर पूछा जाएंगे लैंग्वेज 1। अगर लैंग्वेज 2 लीजिएगा उर्दू, तो आप लोगों का दोनों नस्र ही रहेंगे। इसीलिए आप लोग सही ढंग से देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये उर्दू पैडागोजी में आप लोगों का 15 में कम से कम कोशिश कीजिएगा कम से कम 10 लाने का, क्योंकि आप लोगों को सीटेट में यानी लैंग्वेज ही आप लोगों को नंबर दे कर के जाते हैं। लैंग्वेज बेहतर ढंग से निकल गया तो समझिए सारा पेपर आप लोगों के लिए आसान जाएगा। तो लैंग्वेज को सही ढंग से सॉल्व कीजिएगा ताकि नंबरात अच्छे से सही ढंग से हासिल हो पाए। तो देखिए, ये सितंबर 2014 का पूछा गया सवाल है। ये पेपर 1 है जो 1 to 5 के लिए है। और कोड जो भी रहे, कोड ओ है और आप लोगों का ए रहेंगे, बी रहेंगे, कुछ भी कोड रहेंगे उससे तो कोई मतलब नहीं है। फिर भी आप लोग देखिए, एनालाइज कीजिए कि कितना सही आप लोग बना सकते हैं। देखिए, हिस्सा 1 to 5 के लिए है, उर्दू ज़ुबान 1 है, लैंग्वेज पहले बताए हैं 1 है। तो देखिए क्या कह रहा है, हिदायत दिए गए शायरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी सवाल 91 से आपको 96 तक ये पूछे जाएंगे पैराग्राफ। तो देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं उर्दू। जब भी देखिए, यही ट्रिक से आप लोग अंदर में एग्ज़ाम हॉल में भी सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों का समय भी बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि उर्दू अगर सॉल्व कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद आप लोग पैराग्राफ को देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इब्न मरियम किसे कहते हैं? हज़रत यूसुफ़ को, या हज़रत मूसा को, या हज़रत इब्राहीम को, या हज़रत ईसा को? तो किसे कहते हैं ये देखिए आप लोग। अब पैराग्राफ पढ़िए। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ये शेर हैं जो मिर्ज़ा गालिब का है। मिर्ज़ा गालिब ये कहा करते थे, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। आप लोगों को आगे पढ़ने को, अगर सीटेट निकल गया सही नंबर से आप लोग हासिल कर लिए तो आगे भी तैयारी कीजिएगा ज़रूर बीपीएससी का, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा शेर क्या है, नज़्म, नस्र, ये सारे पूछे जाते हैं उसमें। तो आप लोग देखिए, न सुनो अगर बुरा कहे कोई। तो ये क्या कह रहा है, इब्न मरियम किसे कहते हैं? तो इब्न का मतलब है यानी इब्न मरियम, तो मरियम का बेटा। तो मरियम का बेटा कौन था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो इसका क्या हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर कोई किसी को बुरा कहते तो क्या करना चाहिए। अगर कोई किसी को बुरा कहते हैं तो उस वक्त क्या करनी चाहिए। तो देखिए पैराग्राफ से आपको मिलेगा, बुरा भला कहना चाहिए या समझाना चाहिए या शौक से सुनना चाहिए या सुनना नहीं चाहिए। तो अगर कोई किसी को बुरा कहते हैं तो क्या करना चाहिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, मेरे दुख की दवा करे कोई, न सुनो गर बुरा कहे कोई। क्या बोल रहा है कि नहीं सुनो, अगर कोई बुरा कह रहा है तो नहीं सुनो। तो देखिए, सुनना नहीं चाहिए, ना सुनो अगर बुरा कहे कोई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शायर खता करने वाले को के साथ कैसा करने के लिए कह रहा है। शायर जो है वो खता करने वाले के साथ कैसा करने के लिए कह रहा है, सज़ा देने को या मारने न देने को या बख्श देने को या मार देने को। तो फिर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ तक पढ़ चुके हैं, जहाँ तक पढ़े हैं तो आप लोग के पास पेन पेंसिल जो भी रहेगा उससे टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि आगे आसान होगा। न कहो अगर बुरा कहे कोई, रोक लो अगर गलत चले कोई। क्या कह रहा है, रोक लो अगर गलत चले कोई, बख्श दो अगर खता करे कोई। तो क्या कहने को बोल रहा है, खता कर रहे हैं तो उसे क्या करने को, बख्शने को। तो खता देखिए शायर कह रहा है खता करने वालों के साथ बख्श देने को कह रहा है। तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, गलत रास्ते पर चलने वालों के साथ क्या करना चाहिए। तो उसको रोकना चाहिए या उनके साथ बुरा सलूक करना चाहिए या उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए या उनका गलत काम में साथ देना चाहिए। तो गलत रास्ते पर चलने वालों के साथ क्या करनी चाहिए, या पढ़े भी हैं कि उसको रोकना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। पैराग्राफ में भी देख लीजिए, गलत रास्ते पर चलने वाले को क्या करना चाहिए। तो देखिए रोक लो अगर गलत चले कोई। क्या बोल रहा है, गलत चले अगर कोई तो उसको रोक लो। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको रोकना चाहिए। ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, शायर ने हाजतमंदों के लिए क्या करने को कहा है। क्या करने को कहा है, उनका साथ न देने को या उनके साथ बुरा सलूक करने को या हाजत पूरी करने को या उनका मजाक उड़ाने को। तो मजाक उड़ाने के लिए तो कहेंगे ही नहीं। देखिए बोल रहे हाजत पूरी करने को। शायर ने हाजतमंदों के लिए, पैराग्राफ में देखिए, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। तो क्या हुआ, देखिए हाजत पूरी करने के लिए ये कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाजत के माना क्या है। ये आप लोगों को पैराग्राफ से नहीं मिलेंगे, ये एक दो ऑप्शन क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे जो उर्दू कवायद का रहेगा, आप लोगों को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए हाजत के माना क्या है, फ़ाक़त है, ज़रूरत है या हिदायत है या कैफियत है। तो क्या है, हाजत के माना ज़रूरत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आप देखिए यहाँ आप लोगों का एक और पैराग्राफ को सॉल्व करना है। तो देखिए, हिदायत नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए
और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, जो आपको मिलेगा सवाल नंबर 97 से 105 तक रहेगा। ये आप लोगों को पैराग्राफ से मिलेगा। उसके बाद उर्दू पेडागोजी देखने को मिलेगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखिए। मोहम्मद अली ने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? रामपुर में या लखनऊ में या अलीगढ़ में या सहारनपुर में? तो देखिए आपको पैराग्राफ से मिलेगा कि मोहम्मद अली जौहर ने इब्तदाई तालीम यानी शुरू की तालीम कहाँ से शुरू की? तो देखिए मौलाना मोहम्मद अली बचपन ही से बहुत होशियार और पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थे। रामपुर में इब्तदाई तालीम हासिल की। कहाँ की? रामपुर में इब्तदाई तालीम हासिल की। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन का आंसर भी मिला है। तो देखिए इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। मोहम्मद अली जौहर इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? रामपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए कौन से मुल्क गए? जर्मनी गए या इंग्लिस्तान या पेरिस या लंदन? कहाँ गए वो मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए? तो ये देखिए पैराग्राफ से जहाँ तक पढ़े हैं उनसे आगे नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए पैराग्राफ में यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यहाँ से आगे देखिए कहाँ तक आप लोग को रामपुर में इब्तदाई तालीम हासिल की, यहाँ तक हो चुका है। अब नेक्स्ट आगे देखिए। उसके बाद वह आला तालीम के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। यहाँ से उन्होंने बीए की डिग्री और अव्वल नंबर से कामयाब हुए। उसके बाद वह मज़ीद तालीम हासिल करने की गर्ज से इंग्लिस्तान चले गए। कहाँ चले गए? मज़ीद तालीम हासिल करने की गर्ज से इंग्लिस्तान। तो इसका आंसर मिल गया इंग्लिस्तान। तो देखिए वह मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए कौन से मुल्क गए? तो जर्मनी नहीं गए थे, नहीं पेरिस, नहीं लंदन, इंग्लिस्तान गए थे। बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इंग्लिस्तान से लौटने के बाद वह कहाँ मुलाजिम हुए? रियासत भोपाल में या रियासत बड़ौदा में या रियासत रामपुर में या लंदन में? तो देखिए इंग्लिस्तान से लौटने के बाद वह कहाँ मुलाजिम हुए? पैराग्राफ में देखिए यहाँ तक पढ़ चुके हैं। इंग्लिस्तान चले गए और वहाँ 4 साल तक रहे। इंग्लिस्तान से लौटने के बाद मौलाना मोहम्मद अली रियासत बड़ौदा में मुलाजिम हो गए। कहाँ हो गए? बड़ौदा में। तो देखिए रियासत बड़ौदा में मुलाजिम हो गए। बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से सॉल्व भी होगा और आप लोगों का टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो आप लोगों को लगेगा टाइम समय ज़्यादा है, लेकिन टाइम की किल्लत हो जाती है। इसी वजह से आप लोग टाइम पे ज़रूर ध्यान दे कर के चलिएगा। देखिए मोहम्मद अली ने मुलाजिम क्यों छोड़ दी? मुलाजिमत करना क्यों वो छोड़ दी? तो देखिए बीमार होने की वजह से या तिजारत करने की वजह से या वालिदा की बीमारी की वजह से या मुल्क व कौम की खिदमत करने की वजह से। तो अलीगढ़ ने यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मुलाजिमत क्यों छोड़ दी थी ये पूछ रहे हैं। तो देखिए आप लोग जहाँ तक पढ़े हैं उनसे आगे देखिएगा। मुलाजिमत हो गए, लेकिन वह
मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहते थे, इसलिए मुलाजिमत तर्क करने उन्होंने अंग्रेजी में कॉमरेड और उर्दू में हमदर्दी नामा अखबार निकाले। यानी कि किसकी वजह से छोड़ दी? तो मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहते थे, इस वजह से। तो देखिए आप लोगों का क्वेश्चन, मोहम्मद अली जौहर ने मुलाजिमत क्यों छोड़ दी? तो मुल्क व कौम की खिदमत करने की वजह से। तो डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद अली ने कौन से 2 अखबार निकाले? तो देखिए, लिशानुल सिद्क और शब खून, या कॉमरेड और हमदर्द, या अल हिलाल और अल बलाग, या तहजीबुल अखलाक और मखज़न। तो लिशानुल सिद्क और शब खून शमशुर रहमान फारूकी का है, और अल हिलाल अल बलाग भी नहीं होगा, ये है आप लोगों का अबुल कलाम आज़ाद का। और तहजीबुल अखलाक और मखज़न सर सैयद अहमद ख़ान का है। लेकिन कॉमरेड और हमदर्द ये निकाले थे मोहम्मद अली जौहर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनूबी अफ्रीका में किसी ने अंग्रेज़ों के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई? किसने उठाई थी अंग्रेज़ों के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने, या टॉलस्टॉय ने, या गांधी जी ने, मोहम्मद अली जौहर ने। तो ये जो उठाए थे, देखिए आप लोग समझ में आएगा। खिलाफ आवाज़ वो गांधी जी भी थे इसमें। तो पढ़िए, जहाँ तक पढ़े हैं उससे आगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ देखिए, कहाँ तक पढ़े हैं उससे आगे पढ़िएगा। या कॉमरेड ये तो हो चुका है। यहाँ से देखिए आप लोग, उस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की कोशिश में हिस्सा लेने लगे। इस वक्त जनूबी अफ्रीका में गांधी जी भी अंग्रेज़ों के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे। कौन उठा रहे थे? गांधी जी ने। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी पहली जंग अजीम में किसको शिकस्त हासिल हुई? किसको हुई थी शिकस्त हासिल? तो तुर्की को, या हंगरी को, या ऑस्ट्रेलिया को, या जर्मनी को। तो देखिए पैराग्राफ में, पहली जंग अजीम के वक्त किसको हुई थी हासिल? यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आवाज़ उठाए थे गांधी जी। अफ्रीका से हिंदुस्तान लौट रहे तो उन्होंने देखा कि मौलाना मोहम्मद अली और उनके बड़े भाई मौलाना मोहम्मद शौकत अली भी अंग्रेज़ों के ज़्यादतों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। मौलाना मोहम्मद अली और गांधी जी का मकसद एक था, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई। पहली जंग अजीम में तुर्कों को अंग्रेज़ों के हाथों शिकस्त हुई। अंग्रेज़ तुर्की हुकूमत के ज़ेफ़ा को तख्त से उतारना चाहते थे। किसको? पहली जंग के लिए तुर्कियों को। तो इसीलिए देखिए क्वेश्चन में, पहली जंग अजीम शिकस्त तुर्कियों के लिए। तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद अली ने कौन सी तहरीक चलाई? कौन सी तहरीक चलाई थी? रेशमी रुमाल तहरीक, या तरक्की पसंद तहरीक, या एकदम ताउन तहरीक, या खिलाफत तहरीक। मोहम्मद अली ने कौन सी तहरीक चलाई थी? तो ये
خلافت تحریک جو آپ کو پیراگراف میں دیکھنے کو ملے گا۔ تو ڈی ایجے کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، اگر پیراگراف پوچھے آپ لوگوں کو آنسر آتا بھی ہو تو ایک بار نظر ڈال لیجئے گا پیراگراف پہ ضرور، کیونکہ پیراگراف کے حساب سے ہی آنسر دیا رہتا ہے سیٹیڈ میں، تو ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کا ایک نمبر نہیں کٹ پائے۔ شکست کا متضاد کیا ہے، یعنی الٹا کیا ہے؟ تو آپ لوگوں کو بولے تھے یہ قواعد سے پوچھا جاتا ہے، فتح، نا امیدی یا ناکامی یا دشمنی، تو شکست کا ہوگا فتح۔ اے از اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں تک آپ لوگوں کا پیراگراف سے پوچھے ہوا تھا کوشچن، اب دیکھیے یہاں سے اردو پیڈاگوجی پوچھے جائیں گے۔ تو دیکھیے ہدایات، مناسب ترین جواب کا انتخاب کر کے مندرجہ ذیل سوالوں کا جواب دیجیے۔ تو دیکھیے 106 سے یہاں سے آپ لوگوں کا اردو پیڈاگوجی سوال ہے، تو اس کو صحیح ڈھنگ سے سولو کیجیے گا۔ اس میں آپ لوگوں کا 2، 3، 5 نمبر بھی گھٹ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پیراگراف کو صحیح ڈھنگ سے سولو کیجیے گا۔ 15 میں 15 نمبر آپ لوگوں کو آنا چاہیے جب آپ کو سیٹیٹ کی بہتر سے تیاری ہوگی اور ہو رہی ہے۔ اگر 15 میں 14 بھی آیا تو آپ لوگوں کی تیاری مکمل نہیں ہے، تو اسی لیے مکمل سے تیاری کیجیے، صحیح ڈھنگ سے کیجیے تاکہ 15 میں 15 پیراگراف نمبر حاصل کر سکیے گا آپ لوگ۔ دیکھیے یہ کوشچن کیا پوچھ رہے ہیں، ترسیل کی لسانیاتی تھیوری میں زبان کا مقصد ضابطہ بندی کرنا ہے، اس سے کیا مراد ہے ترسیل میں؟ تو دیکھیے زبانوں کو دوسروں کے طرز عمل پر قابو پانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، یا زبان کو ترسیل کے لیے استعمال کرنا چاہیے، یا پھر دیکھیے اہل زبان کے تلفظ کی تقلید کرنا، یا زبان کو سیکھنے اور دریافت کرنے کے لیے استعمال کرنا۔ تو اس کے لیے تو ترسیل کی جو لسانیاتی ہے تھیوری میں زبان کا مقصد باضابطہ ہے، جو دیکھیے زبان کی تجدید، زبان کی اصلاح، زبان یعنی اس کا پھیلاؤ، اس کی دیکھ ریکھ اور زبان کی لغوی جدیدت وغیرہ سبھی کو شامل اس میں کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے زبان کے حصول کی ایک واضح صحیح ڈھنگ سے ہو پائے گی جب کہ زبانوں کو دوسروں کے طرز عمل پر قابو پانے کے لیے استعمال کرنا، تو ترسیل کی لسانی تھیوری میں زبان کا صحیح ڈھنگ سے مقصد ضابط بندی ہو پائے گا، اور اس سے ہی مراد رہتا ہے بچوں کا، تو اسی لیے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اے از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، نیکسٹ کیا کہہ رہا ہے، مختلف زبانیں بولنے والے طلبہ پر مشتمل کلاس میں تدریس کے عمل کو ہم آہنگ رکھنے کے لیے مندرجہ ذیل کون سی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ مندرجہ ذیل میں کون سی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے مختلف زبانوں میں؟ تو مختلف زبانوں کے لیے دیکھیے تدریس کے عمل کو ہم آہنگ رکھنے کے لیے سیکھنے اور ترسیل کو فروغ دینے کے لیے باضابطہ باہمی یعنی بات چیت کی سرگرمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے آپشن دیکھیے، ہدف زبان استعمال نہ کیے جانے پر کسی ایک سہولیت سے محروم کرنا، تو ایسا نہیں ہے، محروم کیوں کریں گے ہم بچوں کو؟ مادری زبان اکثر بیشتر استعمال کرنے کی اجازت، ہدف زبان کا مختلف استعمال یا سیکھنے اور ترسیل کو فروغ دینے کے لیے باضابطہ باہمی بات چیت اور سرگرمیوں کے درمیان
बताए हैं ज़रूरत ज़्यादा होती है बच्चों को सीखने के लिए, तरशील के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। आमोजिश का सफ़र आसान से पेचीदा की तरफ होता है। अगर किसी तालिबे इल्म ने किसी वजह से बुनियादी बातें नहीं सीखी हैं तो इसके लिए होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए इसके लिए, ये पूछ रहे हैं। आमोजिश यानी अधिगम के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए, आमोजिश का सफ़र आसान से पेचीदा की तरफ होता है जब अगर किसी तालिबे इल्म ने किसी वजह से बुनियादी बातें नहीं सीखी हैं तो उसके लिए बशरी या मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल होनी चाहिए ताकि बच्चे उनमें दिलचस्पी ले सके। तो इसीलिए देखिए ऑप्शन कह रहा है बराह रास्त लेक्चर और या मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करने की तदरीस में, या फिर देखिए बशरी या मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करने वाली तदरीस लेक्चर नहीं हो, तदरीस की लेक्चर नहीं हो। तो आगे देखिए, बराह रास्त लेक्चर और या बशरी अंदाज की तदरीस या हद दर्जा बशरी तदरीस या लेक्चर नहीं हो। तो देखिए ऑप्शन जो कह रहा है आमोजिश का सफ़र आसान और पेचीदा की तरफ होता है कि बशरी और या मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करने वाली तदरीस लेक्चर नहीं हो, लेक्चर नहीं दे सके, उसे मुख्तलिफ़ यानी आज़ादी रूप से सिखाएं। इसीलिए इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है क्लासरूम में किसी मतन ग्राफिक्स एनिमेशन। तो देखिए एनिमेशन के बारे में और आवाज़ में बाहमी रब्त पैदा करने के अमल से मुराद है, क्या मुराद है ये पूछ रहे हैं कि क्लासरूम में किसी मतन यानी किसी पैराग्राफ के हिसाब से ग्राफिक करवा रहे हैं तो उसके लिए बाहमी रब्त पैदा करने के अमल से मुराद क्या होगा। तो क्या मुराद होगा, देखिए मतन की वजाहती पेशकश या मल्टीमीडिया, या फिर देखिए तदरीस में मदद देने वाली वजाहती पेशकश, या फिर देखिए ख़ुद तालीमी से मुताल्लिक़। तो इसका होगा क्लासरूम में मतन ग्राफिक एनिमेशन जो है तो इसके लिए मल्टीमीडिया की ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसी के दौरान वो ग्राफिक हो या पैटर्न हो जो भी हो उसको आवाज़ में बाहमी रब्त पैदा कर सकते हैं और अमल का मुराद यही है, बेहतर सही ढंग। तो बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर्स अगर सॉल्व करना होता है तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा ही, तो आप लोग लाइन बाय लाइन देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा, लाइन बाय लाइन देखिएगा, इसमें आप ही लोग का फ़ायदा है। तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है अगला। क्लास में खेल सरगर्मियों के ज़रिए तलबा को ज़ुबान सिखाते हुए ख़याल रखना मुनासिब है कि यह सरगर्मी किस तरह की होनी चाहिए, ये पूछ रहे हैं। तो क्लास में खेल सरगर्मियों के ज़रिए तलबा को ज़ुबान सिखाते हुए यह ख़याल रखना मुनासिब है। ख़याल रखने का मुनासिब कहना ये है कि यह सरगर्मियाँ अंदाज़ा कारी और हुसूल के अमल से मज़बूत हो, यानी जितना मज़बूत होगा तो बच्चे को उतना आसान होगा। तो इसीलिए देखिए ये ऑप्शन क्या कह रहा है, दरसी किताब देखने की ज़रूरत कम से कम कर दें या तलबा को मज़ीद अदबी मुताले पर राग़िब करें, या फिर देखिए टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाली सरगर्मियों के मुकाबले कम लागत हो या अंदाज़ा कारी और हुसूल के अमल से मरबूत हो। तो ये सबसे बेहतर है। खेल यानी क्लास में जब खेल सरगर्मियों के ज़रिए तलबा को ज़ुबान सिखाते हैं तो ख़याल ये हो कि अंदाज़ा कारी और हुसूल के अमल से मरबूत हो।
तो बेहतर रहेगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कवायद पर पढ़ाने का बुनियादी मकसद है। कवायद जो पढ़ा रहे हैं उस वक्त आपको बुनियादी मकसद क्या रहनी चाहिए आपके लिए। तो देखिए, तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर और दुरुस्त करना, या आमोज़गारों की तरशीली सलाहियत में इजाफ़ा करना, या आमोज़गारों की इल्म को महफूज रखने की सलाहियत में बेहतरी करना, या आमोज़गारों की तफ़हीम की सलाहियत का अंदाज़ा करना। तो क्या होगा, कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या हो सकता है। तो कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद है कि आमोज़गारों की तरशीली सलाहियत में इजाफ़ा करना। इजाफ़ा जितना कीजिएगा तो बुनियादी मकसद सही होगा, इस्तेमाल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रहा है, कवायद सिखाने के मौजूदा तरीक़े में ज़ोर दिया जाता है। किस तरह से ज़ोर दिया जाता है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन, कवायद इस वक्त सिखाने पर जब आमोज़गार L2 सीखना शुरू कर दे। यानी ये जो आप लोग शुरू में कवायद उस वक्त सिखाने पर आमोज़गार को आमादा करना चाहिए कि यानी L2 सीखना हो या L1 सीखना हो तो शुरू कर दे उस वक्त, ऐसा नहीं। देखिए, कवायद बज़ाब खुद पढ़ाने पर, या फिर देखिए आगे कवायदी असूल की मकसद, या फिर देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के जुमलों की साख्त या ज़ुबानों की शक्ल पर। तो इसका करेक्ट होगा, कवायद सिखाने के लिए जो कह रहा है तो मुख्तलिफ़ किस्म के जुमलों की साख्त या ज़ुबानों की शक्लों पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 इज ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा देखने में भी आप लोगों को साफ साफ नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए क्या पूछ रहे हैं, स्कैनिंग करते हुए कोई तालिबे इल्म क्या कर रहा है। जिस वक्त स्कैनिंग कर रहे थे उस वक्त करते हुए कोई तालिबे इल्म यानी कोई बच्चा क्या कर रहा है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन, ज़रूरी और मुनासिब मालूमात को पढ़कर तहरीर में लाना, या मालूमात को तरतीब देने की गर्ज से किसी तहरीर को समझने के लिए पढ़ना, या फिर देखिए किसी तहरीर का बुनियादी मौजू ख़यालात या खुलासा मालूम करने के लिए इस पर तेज़ी से निगाह डालना, या फिर देखिए किसी तहरीर की गैर ज़रूरी तफसीलात को नज़रअंदाज करके इसमें पेश करदा मखसूस मौज़ूआत की निशानदेही करने के लिए इस पर गहरी निगाह डालना। तो स्कैनिंग करते हुए कोई तालिबे इल्म का सबसे ज़रूरी एम ये है मालूमात को तरतीब देने की गर्ज से किसी तहरीर को समझने के लिए पढ़ना। मालूमात जो हो आपको उसको तरगीब देने के गर्ज से किसी तहरीर को समझने के लिए, यानी जो पैटर्न पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं क्या उसको वो समझ पा रहे हैं या नहीं, इसके लिए स्कैनिंग किया जा रहा है किया जाता है। तो फिर देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्तलिफ मौज़ूआत जिनमें से बाज़ नामानूस हो पर बहस मुबाहसे में हिस्सा लेने और मौशर अंदाज से इजहार ख्याल करने का ताल्लुक़ होता है। क्या ताल्लुक़ होता है? मुख्तलिफ मौज़ूआत जिनमें बाज़ नामानूस यानी नामानूस लफ्ज़ है तो उसे हिस्से लेने और मौशर अंदाज को इजहार ख्याल करने का ताल्लुक़ क्या हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन कह रहा है किसी तहरीर को एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से
दोबारा लिखने से या ज़ुबानी तरसील से या पढ़ने से या इंटरनेट की सर्फिंग से। तो फिर देखिए, मुख्तलिफ मौज़ूआत जिनमें बाज़ नामानूस जो हो उससे बहस मुबाहसे में हिस्सा लेने के लिए ज़ुबानी तरसील से होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। ये तो साफ दिख ही नहीं रहा है, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर भी देखिए ये क्वेश्चन, आप स्कूल के बारे में लोगों के इजहार ख्याल के मुख्तसर इक्तिबासात कैसे उसे सीखेंगे। तो देखिए, मंदरजा झेल बयानात को पढ़िए और फ़राए से जी तक के हर बयान को 1 से 5 तक के मुकर्रर के इजहार ख्याल से मिला कर देखिए। आपको यह रिकॉर्डिंग दोबारा सुनाई जानी चाहिए। यह सरगर्मी हत्फ़े ज़ुबान से ... से ताल्लुक़ रखती है। कौन से ज़ुबान से ताल्लुक़ रखती है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, ये सुनने से पहले का अमल है या सुनने का अंदाज़ा करने वाली सरगर्मी है, या फिर देखिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की मश्क है, या सीखने का अमल जो तलबा की सलाहियतों से मखसूस है। तो आप क्वेश्चन समझिए कि आप स्कूल के बारे में लोगों को इजहार ख्यालात का मुख्तसर इक्तिबास सुनाए जा रहे हैं। तो सुनने की सरगर्मी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कर रहे हैं, पहले मंदरजा झेल बयानात को पढ़िए और फिर उसे 1 से जे तक, यानी जो भी क्लास हो 1 to 5 हो, उस तक इजहार ख्यालात को मिलाकर देखने के लिए वो कह रहे हैं। तो ये कौन सा सरगर्मी दर्शा रहे हैं, सुनने का अंदाज़ा करने वाली सरगर्मी। जब तक सुनेंगे नहीं तो अंदाज़ा वो कैसे करेंगे, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उस्ताद को यह मालूम करने में मदद देने के लिए दर्जा यानी 2 के तलबा किस सतह की तहरीर को अपने तौर पर पढ़ सकते हैं। इस तरीका यह देखना भी है कि वह क्या कर रहे हैं। जैसे एक उस्ताद है, वो मालूम करने की मदद यानी देने के लिए दर्जा यानी दूसरे क्लास के बच्चों को किस सतह पे तहरीर को अपने तौर पर पढ़ सकते हैं बच्चे, तो उसके लिए ये कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा ये देखिए, छुपे हुए लफ्ज़ों को देखकर पहचान रहे हैं और उनकी वही रखते हैं जहां वक्त पेश आती हैं। तो ये जितने ये उस्ताद जो कर रहे हैं ऐसा 2 क्लास के बच्चे के लिए दर्जा 2 के हैं, यानी 1 क्लास नहीं है, 2 क्लास का तलबा है, बच्चा है। तो उसके लिए जो कर रहा है वो छपे हुए लफ्ज़ों को देखकर ही, वो कोई भी छोटा बच्चा जब तक वो लफ्ज़ देखेंगे नहीं तो वो कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा कि 1 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, छपे हुए लफ्ज़ों को देखकर पहचान रहे हैं। तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये जो आप लोगों को लैंग्वेज 1 का सवाल कराया गया था 30 नंबर का, आप लोग देखिए ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का है। सारे सवालात आप लोगों से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आप लोग ऐसा ही प्रीवियस ईयर्स जितने भी है सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, एक तरीका एक अंदाज़ा आप लोगों को लग जाएगा और बेहतर ढंग से समझ भी पाइएगा। इसी टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं और आप लोग एक अंदाज़ा लगा लीजिएगा। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले पता चल जाएगा। आप जाइएगा तो देखने को ऐसा ही सवाल मिलेंगे, तो आप लोग सही ढंग से देखिए ताकि समझ में आए और सही नंबर हासिल कर पाइए। जितने भी दोस्त हैं, पहले मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो ये सारे वीडियो आप देखने के बाद ये लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए
ताकि उन्हें भी हर नोटिफिकेशन मिले और वो भी कुछ सीखें। अपने अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।